हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। सोशियो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो है विवाह। मैरिज जो टॉपिक है सोशियोलॉजी की, उससे काफ़ी प्रश्न अक्सर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, संक्षिप्त रूप में देखेंगे उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आज का वीडियो लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है मैरिज। फ्रेंड, विवाह जो टॉपिक है सोशियोलॉजी की, उससे बहुत सारे प्रश्न आपको अक्सर ही मिलते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे उठा के। तो आज जो विवाह का हमने यहाँ पे टॉपिक लाया, उसको एकदम संक्षिप्त में कम समय में हमने इसको कवर करने की, इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पिछला जो मेरा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने फैमिली से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किया था। और अभी आज का जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विवाह। तो हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक को, विवाह को, मैरिज को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह का अर्थ होता है उद्धव अर्थात वर को वधू के घर लाना। विवाह का अर्थ होता है उद्धव अर्थात वर को वधू के घर लाना। अब इसी क्रम में लूसी मेयर की एक परिभाषा है। ये परिभाषा है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि परीक्षा में अक्सर परिभाषा पूछ लेता है, और परिभाषा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कोई भी परिभाषा पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। तो सबसे पहले लूसी मेयर ये कहते हैं कि विवाह स्त्री का ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। यहाँ पे विवाह में स्त्री व पुरुष का होगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो विवाह स्त्री और पुरुष का ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। फिर इसी क्रम में आते हैं तो रिवर्स की परिभाषा है। रिवर्स कहते हैं कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है वह विवाह कहलाता है। फिर हम आते हैं वेस्टरमार्क की डिफिनेशन पे, जिनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जो कि 1881 में पब्लिश हुई थी, और ये परिभाषा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो ये भी इस कारण भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वेस्टरमार्क अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में कहते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, और जिससे इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। तो ये वेस्टरमार्क की परिभाषा है, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में ज़रूर। फ्रेंड्स, फिर हम आते हैं बोर्गाडस, इनकी बात करते हैं। बोर्गाडस बोलते हैं कि विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। बोर्गाडस कहते हैं कि विवाह जो है वो स्त्री व पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। इसी क्रम में मजुमदार और मदान कहते हैं कि विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों की यौन क्रिया और उनसे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती हैं। तो ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। पहले से लिखे होंगे तो ठीक है, जो आपके पास नहीं होगा उसको आप नोट कर लीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा। फिर आ जाते हैं हम जॉनसन की डिफिनेशन पे। जॉनसन कहते हैं कि विवाह द्वारा एक स्त्री व पुरुष का कोई समुदाय में बिना प्रतिष्ठा खोए हुए संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। जॉनसन की डिफिनेशन है। फिर आ जाते हैं हम हॉवेल की एक पुस्तक मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी। ये बुक कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और अपनी इसी पुस्तक में हॉवेल ने मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड में ही विवाह की परिभाषा दी है, और ये बताते हैं कि विवाह सामाजिक आदर्श मापदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों की आपसी संबंधों की, उनके रक्त संबंधियों की, संततियों की और समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करते हैं। ये हॉवेल की डिफिनेशन हो गई फ्रेंड्स। फिर आते हैं हम रॉबर्ट लोबी हैं, वो कहते हैं कि विवाह उन स्वीकृत संगठनों को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष ब्रैकेट में यौन संतुष्टि के अतिरिक्त भी स्थिर रहता है
तथा पारिवारिक जीवन को आधार प्रदान करता है। तो ये रॉबर्ट लॉविग जी की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम आते हैं गिलीन और गिलीन। गिलीन और गिलीन कहते हैं कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। गिलीन और गिलीन की परिभाषा हो गई। फिर जो इम्पोर्टेंट बात आती है मर्डॉक। मर्डॉक जो थे, मर्डॉक ने विश्व के 250 समाजों का अध्ययन किया और उसके उपरांत विवाह के 3 उद्देश्य बताए। प्रश्न बन सकता है कि मर्डॉक ने कितने समाजों का अध्ययन किया था और विवाह के उद्देश्य बताए थे, या विवाह के कितने उद्देश्य बताए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि मर्डॉक ने विश्व के 250 समाजों का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए। कौन कौन से थे? पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा संतानों का समाजीकरण और लालन एवं पालन पोषण। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मर्डॉक का जो यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हो, इसको ध्यान देना कि इन्होंने 250-250 समाजों का अध्ययन किया, विश्व के 250 समाजों का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैरिज में फ्रेंड्स होता है एक विवाह, बहुविवाह और अधिमान्य विवाह। अधिमान्य विवाह फ्रेंड्स ये होता है जिसमें कि पहले से अपने साथी के बारे में पता होता है, तो उसको अधिमान्य विवाह के रूप में हम लोग देखते हैं। एक विवाह, बहुविवाह, इसके जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो हमने इसको काफ़ी शॉर्ट में बनाया है, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिया है। तो प्रश्न आपको काफ़ी मिल जाएंगे आपकी टेक्स्ट बुक में और आपके प्रैक्टिस बुक में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंड्स मैक्लिनन। मैक्लिनन ने भातृक बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह की प्रथा और अभातृक बहुपति विवाह को नायर बहुपति विवाह की प्रथा मानते हैं। ये एक सेंटेंस था जो कि इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इससे क्वेश्चन मतलब बन सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया कि मैक्लिनन जो है वो भातृक बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह की प्रथा और अभातृक बहुपति विवाह को नायर बहुपति विवाह की प्रथा मानते हैं। फिर वेस्टरमार्क ने लिंग अनुपात का असंतुलित होना बहुपति विवाह का कारण बताया है। फिर समनर, कनिंघम और डॉक्टर सक्सेना, समनर कनिंघम, ये यहाँ पे कनिंघम है, ये समनर कनिंघम और डॉक्टर सक्सेना ने बहुपति विवाह के कारण गरीबी को मुख्य कारण बताया है। गरीबी को मानते हैं ये बहुपति विवाह का कारण। फिर सलिंग सहोदरज विवाह, लेवी स्ट्रॉस इसका उल्लेख करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सलिंग सहोदरज विवाह की कॉन्सेप्ट की बात कौन करता है, तो ये करते हैं लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, सलिंग सहोदरज विवाह की जो बात करते हैं वो लेवी स्ट्रॉस करते हैं। फिर टायलर जो आते हैं, टायलर ने विलिंग सहोदरज विवाह का उल्लेख किया है। टायलर ने, यहाँ पे हम लोग टायलर की बात करेंगे, तो टायलर ने विलिंग सहोदरज विवाह का उल्लेख किया है। ठीक, और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आपस में स्त्रियां बहन होती तो ऐसे विवाह को स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह करते हैं। जैसे एक एक टर्म यहाँ पे पूछ लेता है कि स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह क्या है। तो ये जो आपस में बहनें होती हैं और शादी होती है उनकी किसी एक पुरुष से, यहाँ पे लिखा है जब आपस में जो स्त्रियां बहन होती हैं और उसे स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह कहते हैं, और किसी पुरुष से उनकी शादी हो गई, जैसे 2 बहनें हैं, 2 या 3 बहनें हैं, उनकी एक पुरुष से शादी हो गई, तो वो स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह का उदाहरण होगा। और यहाँ पे जो लेवी स्ट्रॉस का आप देख रहे हो सलिंग सहोदरज विवाह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर विलिंग सहोदरज विवाह टायलर का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेना। फिर हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ मैरिज की। तो सबसे पहले आता है मार्गन का उद्विकासी सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया समूह विवाह। मार्गन ने उद्विकासी सिद्धांत में 3 प्रकार का बताया। पहला बताते हैं समूह विवाह, दूसरा सिंडेमेशियन विवाह और तीसरा है व्यवस्थित विवाह या एक विवाह। इन्होंने मार्गन ने विवाह का उद्विकासी जो क्रम बताया है, सिद्धांत बताया है। फिर बैकाफेन ने विवाह की उत्पत्ति की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहला बताते हैं बहुपति विवाह, दूसरा बहुपत्नी विवाह और तीसरा एक विवाह। इसी प्रकार अब वेस्टरमार्क का एक विवाही सिद्धांत, ये वेस्टरमार्क का एक विवाही सिद्धांत जिसे मेलिनोस्की ने समर्थन किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वेस्टरमार्क के एक विवाही सिद्धांत का समर्थन कौन करता है, तो ये करते हैं मेलिनोस्की।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे विवाह संबंधित कुछ नियम हैं, जिसके 3 क्षेत्र बताए गए हैं विवाह संबंधित नियम में। एक है चुनाव का क्षेत्र, दूसरा है चुनाव का पक्ष और तीसरा है चुनाव की कसौटियाँ। तो ये विवाह संबंधित 3 क्षेत्र कह लीजिए या 3 नियम जो बताए गए हैं, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हिंदू विवाह से संबंधित जो नियमों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आता है अंतर्विवाह, जिसको आप एंडोगामी बोलते हो। फिर फ्रेंड्स आपका बहिर्विवाह आता है, फिर अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्विवाह के, जैसे काफ़ी प्रश्न अक्सर आते हैं। अंतर्विवाह का अर्थ होता है अपने विवाह में अपने समूह में ही विवाह करना। ठीक है फ्रेंड्स, से देखिए अंतर्विवाह की जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, अंतर्विवाह अपने समूह में ही विवाह करना। डॉक्टर रिवर्स की डेफिनेशन पूछ सकता है। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने उस यहाँ पे होगा, जैसे डॉक्टर रिवर्स ने अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनियम से होगा, विनिमय नहीं होगा यहाँ पे, उस नियम से होगा। यहाँ पे गलत वो हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा। उस नियम से जिसमें अपने समूह में ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है, जिसे आप अंतर्विवाह कहते हो। खैर आप ये जान के रखना इतना कि अंतर्विवाह एंडोगामी जिसमें अपने समूह में ही विवाह करना होता है, उसको तो डॉक्टर रिवर्स कहते हैं कि अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनियम या नियम से है जिसमें अपने समूह में ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। फिर आ जाता है फ्रेंड्स बहिर्विवाह। बहिर्विवाह से तात्पर्य एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। जैसे बहिर्विवाह में कोई व्यक्ति एक समूह का सदस्य है तो समूह में ना करके वो बाहर विवाह करता है। अब डॉक्टर डिवोर्स इसमें भी कहते हैं कि बहिर्विवाह से विधित होता है, बोध होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह में अपना जीवन साथी चुने। अब फ्रेंड्स एक नोट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध मानव शास्त्री जॉन फर्ग्यूसन मैक्लिनेन ने विवाह के 2 नियम की चर्चा की है। एक तो इन्होंने बताया है अंतर्विवाही अर्थात समूह के भीतर विवाह करना, और दूसरा बहिर्विवाही यानी समूह के बाहर विवाह करना। मैक्लिनेन जो थे फ्रेंड्स वो एक रेखीय उद्विकासवादी थे तथा विवाह और परिवार के उद्विकास के 3 चरणों का उल्लेख किए हैं। ये पहला है बताते हैं ये बहुपतित्व, दूसरा मातृवंशीयता, तीसरा है पितृसत्तात्मकता। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कितने चरणों का परिवार और विवाह के संबंध में 3 चरणों का उल्लेख किया है। ये एक उद्विकासवादी चिंतक थे, लेखक थे, विद्वान थे। तो इन्होंने एक रेखीय उद्विकास है और इन्होंने विवाह और परिवार के 3 चरणों का उल्लेख किया। ये कहते हैं कि पहला चरण जो आता है विवाह और परिवार का वो है बहुपतित्व का, जिसमें एक स्त्रियों के बहुत सारे पति हुआ करते थे। फिर मातृवंशीयता की बताते हैं, फिर पितृसत्तात्मकता ये बताते हैं। अब फ्रेंड्स मैक्लिनेन टोटमवाद को आत्मवाद का अवशेष कहते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस विद्वान ने टोटमवाद को आत्मवाद का अवशेष कहा। तो फ्रेंड्स आप बताओगे मैक्लिनेन ने टोटमवाद को आत्मवाद का अवशेष किया। फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्लिनेन की 3 पुस्तकों को हमने लिख दिया है। जो इनकी पहली पुस्तक है यहाँ पे महत्वपूर्ण वो है प्रिमिटिव मैरिज, दूसरी है फ्रेंड्स स्टडीज़ इन एंशिएंट हिस्ट्री, और तीसरा है फ्रेंड्स पैट्रियार्चल थ्योरी। तो ये तीनों बुक आप इसको याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। अब इसी क्रम में ये आपने देखा मैक्लिनेन के बारे में। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आ जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर आपको प्रश्न मिल जाता है आपकी परीक्षा में, वह है अनुलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, इससे बहुत ही प्रश्न आते हैं अक्सर। तो अनुलोम विवाह क्या है? इसमें लड़का जो होता है वो उच्च वर्ण का होता है और लड़की निम्न वर्ण से होती है, निम्न समूह से होती कह लो आप। तो इसको KM कपाड़िया ने प्रतिबंधित विवाह भी कहा है। तो ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि किस विद्वान ने अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह कहा। तो आप बताओगे कपाड़िया साहब ने, KM कपाड़िया ने ऐसा कहा है। तो यहाँ जानना ये है अनुलोम विवाह के बारे में, किसका स्वरूप, इसका होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है अनुलोम विवाह का। तो इसमें जो लड़का होता है वो उच्च समूह समुदाय या वर्ण से होता है और लड़की जो होती है वो निम्न समूह या वर्ण से होती है, तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। फिर फ्रेंड्स आता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह कपाड़िया ने इसको निम्न वर्ण के व्यक्ति, KM कपाड़िया कहते हैं यहाँ पे, कि निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ग की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार क्या होगा कि प्रतिलोम विवाह में इसमें अनुलोम का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो
पुरुष होगा वो निम्न वर्ण का होगा, निम्न समूह का होगा, और जो स्त्री होगी वो उच्च समूह या उच्च वर्ण की होगी, तो उसको हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे। इसको आप लोग कर लीजिएगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट है अनुलोम विवाह का। ठीक है, यहाँ पे समनर और केलर का मत है कि अंतर्विवाही रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाही प्रगतिवादी। कहने का तात्पर्य है कि समनर और केलर ने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी कहा है जबकि बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है। और कुछ अदर फॉर्म्स को हम देखेंगे जो कि विवाह के और भी अन्य स्वरूप हैं। जैसे उसमें आता है, प्रथम आता है द्विजीवन वित्तीय विवाह, जिसको ड्यूअल कैरियर मैरिज कहते हैं। जैसे कि आधुनिक समाज में ऐसे विवाह का रूप देखने को मिल रहा है द्विजीवन वृत्ति विवाह का, जिसमें पति पत्नी दोनों नौकरी या व्यवसाय करते हैं। पश्चिमी समाजों में ऐसे विवाह अधिकांशतः देखने को मिल रहे हैं। भारत में भी ऐसे विवाह अधिकांशतः देखने को मिलने लगे हैं। इस प्रकार के विवाह में स्त्री को घर व बाहर दोनों के कार्यों को निपटाना पड़ता है, जिससे कि भूमिका संघर्ष का वे शिकार होती हैं। तो ये हो गया द्विजीवन वृत्तीय विवाह। अब फिर आता है समलैंगिक विवाह। तो समलैंगिक विवाह में इस प्रकार का विवाह आजकल चर्चा का विषय भी है। समलैंगिक विवाह के बारे में बात करें तो तथा विवादग्रस्त और भी है, जिसमें दो समलिंगियों अर्थात पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री के बीच विवाह होता है। आजकल ऐसे विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा है। कुछ जनजातियों में विशेषकर चेबनो इंडियनों और एजेंडे सूडान में पुरुष पुरुष के बीच विवाह सामान्य बात है। चेने इंडियनों में इन्हें द्वितीय पत्नी कहा जाता है। तो समलैंगिक विवाह जिसमें पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के बीच विवाह होता है। फिर नेक्स्ट आता है मार्गनेटिक विवाह। मार्गनेटिक विवाह में बताते हैं कि जब उच्च वर्ग का पुरुष अपने से दो निम्न परिस्थिति अथवा हीन वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो वह मार्गनेटिक विवाह कहलाता है। इससे उत्पन्न संतान वैध तो होती है, लेकिन पत्नी व बच्चे को पुरुष की संपत्ति और पद से वंचित रखा जाता है। भारत में ऐसे विवाह को वर्जित किया गया है। तो ये था मार्गनेटिक विवाह। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदू विवाह के बारे में पीएन प्रभु कहते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जबकि केएम कपाड़िया का वक्तव्य है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है या पवित्र समझा जाता है, क्योंकि यह तभी पूर्ण माना जाता है जब पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। इसी क्रम में होमोगैमी की बात करेंगे, हेट्रोगामी और सेनोगामी की। होमोगामी, हेट्रोगामी और सेनोगामी, यह प्रश्न पूछ सकता है एक कॉन्सेप्ट के रूप में, तो इसको जानना जरूरी है। तो होमोगामी जो होता है फ्रेंड्स, वो है एक समान स्तर के विवाह। ठीक। फिर हेट्रोगामी की बात करें तो असमान स्तर के लोगों के बीच के विवाह को हेट्रोगामी कहते हैं। फिर सेनोगामी में ये विवाह का एक दुर्लभ स्वरूप है जिसमें दो या अधिक पुरुष दो या अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं। अब फिर हम बात करेंगे एम्स ऑफ हिंदू मैरिज की। तो पीएन प्रभु और केएम कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, पीएन प्रभु और केएम कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं, धर्म, प्रजा और रति। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी क्रम में हिंदू शास्त्रानुसार ऋण 5 प्रकार के होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ऋण कितने प्रकार के होते हैं, हिंदू ऋण कितने प्रकार के। तो ये है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। अब इन उपरोक्त ऋणों से मुक्ति के लिए 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई, जिसमें देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदुओं में कितने महायज्ञों की व्यवस्था की गई है हिंदू शास्त्रों में। तो यह 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। फिर हिंदू विवाह की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हिंदू विवाह की प्रक्रिया है, मतलब हिंदू विवाह कौन कौन सी प्रक्रिया से संपन्न होते हैं। तो ये प्रक्रिया बताई गई हैं 8 प्रक्रिया है। पहला है कन्यादान, सेकंड विवाह होम, तीसरा परिग्रहण, चौथा है अग्निपरीयन, 5वां है अश्वारोहण, 6ठा है सप्तपदी, 7वां है सूर्वलोकन और 8वां है चतुर्थकर्मी। तो ये 8 प्रकार विवाह की प्रक्रिया के संपन्न होने में हिंदू विवाह में बताए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है जो बहुत ही बार पूछा जा चुका है, वो है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं हिंदू विवाह। तो हिंदू विवाह जो है वो 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, जिसमें प्रथम 4 प्रकार हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह। ये आर्ष होगा फ्रेंड्स, आर्ष लिखा है ये, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। और फिर नेक्स्ट जो 4 है वो है असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। फ्रेंड्स, मनु ने प्रथम 4 प्रकार के जो विवाह हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति, इसे उच्च कोटि का विवाह बताया है, जबकि असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच इन्हें जो 4 प्रकार अगले हैं, इन्हें निम्न कोटि का विवाह मनु ने बताया है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अधिनियम है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रथम अधिनियम जो आया था वह है पहला जो अधिनियम यहाँ पे लिखा हुआ है सती प्रथा निरोधक अधिनियम, जो कि 1829 में पारित हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से इसे ख़त्म किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 में पारित हुआ। फिर बाल विवाह अवरोध अधिनियम, जिसे आप सादा एक्ट भी बोलते हो, ये 1929 में पारित हुआ। फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, फिर हिंदू नाबालिग संरक्षा अधिनियम 1956 में पारित हुआ, हिंदू दत्तक अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, फिर स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1 मई 1956 को पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये अधिनियम आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे आपको श्योर प्रश्न मिल जाएंगे। अब फिर फ्रेंड्स थोड़ा सा चर्चा करेंगे मुस्लिम विवाह, मुस्लिम मैरिज के बारे में कि क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पे है मुस्लिम विवाह को एक संविदा माना जाता है तथा कुरान इसका मुख्य स्रोत है। मुल्ला जो हैं वो लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ में मुल्ला की यह पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम, जिसमें लिखते हैं कि निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। फिर बी में के.एम. कपाड़िया लिखती हैं कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साक्षियों के पक्षों का हस्ताक्षर होता है। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट में दिया जाता है। इसी क्रम में डॉक्टर आमिर अली, जिनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इसमें ये लिखते हैं कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित की आवश्यकता है और ना ही किसी धार्मिक गुरु की। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ मेहर की। मेहर कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स मेहर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सत्वर मेहर, दूसरा है स्थगित मेहर, तीसरा है उचित मेहर और चौथा है निश्चित मेहर। अब मुस्लिम विवाह भी 4 प्रकार के होते हैं। मुस्लिम विवाह भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकाह या वैध या सही या स्थायी विवाह, दूसरा है मुता या अस्थायी विवाह, तीसरा है अनियमित या फालित, चौथा है बालित या शून्य या अवैध विवाह। तो मुस्लिम विवाह भी 4 प्रकार के होते हैं और मेहर भी 4 प्रकार के होते हैं। और मुस्लिम विवाह जो है, जिनको आप निकाह भी कहते हैं, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स इन सबको आप देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आज का मैरिज का जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब इम्पोर्टेंट जो लाइन थी, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थी, उसको हमने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इसका लाभ मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे जल्दी लेके आने की अपनी। पिछला मेरा जो परिवार था उससे आप लोग पूरा नोट्स बना ही चुके होंगे, और नहीं बनाया तो बना लीजिए। और विवाह का ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि परीक्षा अब 1-2 महीने में ही आप सबकी हो जाएगी, तो उसके लिए आप रिवीजन करते रहिए। और आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरा नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।